बैलों जैसे आकार वाले अजीब कीड़ों के झुंड मानो बचे लोगों पर हमला कर रहे हैं। उनके कठोर खोल बर्फ पर धातु की चमक दिखाते हैं। संघर्ष में मनुष्यों के पास लगभग कोई प्रतिरोध नहीं है और वे सभी राक्षसों के लिए भोजन का भंडार बन गए हैं। नायक हुआन और उसके साथियों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि एक बड़ी तबाही आने वाली है। अपनी पत्नी के अपार्टमेंट से निकलकर वे फवाड़ी के घर वापस लौटते हैं। फवाड़ी रेडियो के माध्यम से बचाव दल को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन सभी फ्रीक्वेंसी बदलने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता। खरगोश के सिर वाला आदमी लुकास सुझाव देता है कि शहर से भाग चलें। समस्या ये है कि उन्हें नहीं पता कि कहीं और सुरक्षित है या नहीं, और हुआन का एक महत्वपूर्ण कार्य अधूरा है, अपनी बेटी को ढूंढना। वो फवाड़ी की पुरानी कार ले जाना चाहता है, लेकिन फवाड़ी तुरंत मना कर देता है क्योंकि वो कार सबकी जान बचाने का एकमात्र साधन है। हुआन के पास कोई चारा नहीं, उसे अपनी पत्नी के साथ पैदल ही बेटी के स्कूल जाना पड़ता है। इस समय तूफान रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रहा है। फवाड़ी की आशंका अंततः सच साबित होती है। बचे खुचे लोग नैतिक बंधनों को त्यागने लगे हैं। रात के अंधेरे में कांच टूटने की आवाजें आती रहती हैं। पूरी रात की यात्रा के बाद हुआन और उसकी पत्नी एलेना अपनी बेटी के स्कूल पहुंचते हैं। दोनों अलग अलग रास्ते अपनाते हैं। हुआन वाहन की तलाश जारी रखता है, जबकि पत्नी एलेना बेटी के सहपाठियों के पता करने के लिए स्कूल की सुरक्षा कक्ष में जाती है। जैसे ही वो सुरक्षा कक्ष में प्रवेश करती है, एक अविश्वसनीय घटना घटती है। हुआन के दिमाग में अचानक अजीब दृश्य उभरता है। वो अपनी सोती हुई बेटी और जलते हुए घंटाघर को देखता है। अगले ही पल हुआन एक कार के अंदर जागता है, स्विच घुमाता है और चमत्कारिक रूप से इंजन शुरू कर देता है। दूसरी ओर एलेना पहले ही स्कूल की इमारत में प्रवेश कर चुकी है। खाली मैदान में कुछ लाशें बिखरी पड़ी हैं। चारों ओर बिखरी शराब की बोतलें बताती हैं कि मरने से पहले वे मस्ती कर रहे थे। एलेना हल्की सी सांस छोड़ती है, तभी उसे गहरी गलियारे से खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। आवाज का पीछा करते हुए वो एक बंद शौचालय के सामने पहुंचती है। दरार से झांककर एलेना खून से सनी हुई आंखें देखती है और फिर अंदर से गुस्से में चीखने की आवाज आती है। ठीक इसी समय हुआन वहां पहुंच जाता है। उस बदकिस्मत बच्चे को बाहर निकालकर वो उसे शांत करने के लिए एक तमाचा जड़ देता है। पूछताछ के बाद पता चलता है कि आशेंग को सहपाठियों ने शरारत करके शौचालय में 2 दिनों तक बंद करके रखा था। हुआन दयालुता से उसे बताता है कि उन सहपाठियों के दरवाजा न खोलने का कारण ये है कि वे सभी मर चुके हैं। आशेंग शौचालय से बाहर दौड़ता है, खिड़की से अपने जमे हुए सहपाठियों को देखता है और उसका शरीर कांपने लगता है। जब एलेना अपनी बेटी की तस्वीर दिखाती है तो आशेंग हैरानी से सिर हिलाता है, लेकिन जब वो बेटी की एक सहपाठी की तरफ इशारा करती है तो आशेंग की आंखें चमक उठती हैं। ये उसकी इंटरेस्ट क्लास की सहपाठी सारा है। हुआन और एलेना को उम्मीद की किरण दिखाई देती है और वे सारा के पते के बारे में जल्दी से पूछते हैं, लेकिन आशेंग अचानक शर्त रखता है। वो उन दोनों को सारा के घर ले जाएगा, लेकिन बाद में उन्हें उसे घर छोड़ना होगा। हुआन के पास कोई विकल्प नहीं है, उसे ये अनुरोध स्वीकार करना पड़ता है। आशेंग के मार्गदर्शन में वे जल्द ही सारा के घर पहुंचते हैं। हुआन और एलेना सुरक्षात्मक सूट पहनकर कार से उतरते हैं। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिलता तो हुआन दरवाजे पर जोर से लात मारता है। घर के अंदर सन्नाटा छाया हुआ है। दोनों लिविंग रूम से गुजरते हुए पिछवाड़े में जाते हैं, जहां मेज के चारों ओर कुछ लाशें बैठी हैं। हुआन के कदम भारी हो जाते हैं। वो धीरे धीरे एक लड़की का सिर उठाता है, पुष्टि करता है कि ये उसकी बेटी नहीं है और लंबी सांस छोड़ता है। आशेंग कार में रहता है। हुआन को बहुत गुस्सा आता है। ये लड़का साफ तौर पर झूठ बोल रहा था। ये सारा का घर नहीं बल्कि उसका अपना घर था। लेकिन एलेना आशेंग को छोड़ना नहीं चाहती, ये सोचकर कि अगर उसकी बेटी किसी भले व्यक्ति से मिले तो वो भी नहीं चाहेगी कि उसे छोड़ दिया जाए। हुआन एक नजर देखता है, आह भरता है और कुछ नहीं कहता। इस समय आशेंग को बुखार है। एक दवा की दुकान के पास से गुजरते समय वे अंदर जाकर कुछ बुखार की दवा लेने का फैसला करते हैं। बेहोश आशेंग को दवा पिलाने के बाद दवा की दुकान के दरवाजे पर तेज थपथपाहट की आवाज आती है। कांच के बाहर वे एक गर्भवती महिला को मदद के लिए पुकारते देखते हैं। एलेना की दया जाग उठती है और वो बिना हिचकिचाहट उसे अंदर ले आती है। कौन जानता था कि अगले ही पल गर्भवती महिला अचानक सीधी खड़ी हो जाती है और उसका साथी साइड के दरवाजे से अंदर आ जाता है। उनकी बंदूक की नाल हुआन दंपत्ति की तरफ होती है। दोनों डाकू उन्हें दवा तैयार करने के कमरे में बंद कर देते हैं और सभी सामान तथा कार की चाबियां ले लेते हैं। सौभाग्य से बेहोश आशेंग का पता नहीं चलता। डाकू कार लेकर दूर चले जाने के बाद आशेंग ने दवा कक्ष का ताला खोल दिया। कार के बिना उन्हें तूफानी बर्फबारी का सामना करते हुए पैदल ही आगे बढ़ना पड़ता है। रेलवे स्टेशन के पास से गुजरते समय हुआन अचानक रुक जाता है। बर्फ पर पड़ी लाशें सब गायब हैं, केवल अव्यवस्थित सामान बिखरा पड़ा है। और भी डरावनी बात यह है कि बाहरी तारों की बाड़ को किसी चीज ने चौड़ा फाड़ दिया है।
हुआन के मन में कई शंकाएं उठती हैं। पटरियों के किनारे चलते हुए वो कल की उस ट्रेन को ढूंढता है। डिब्बे के अंदर के बचे लोग और लाशें सब गायब हैं। खिड़की पर लिखे लाल अक्षर बताते हैं कि हुआन ने गलत ट्रेन नहीं पहचानी। वो सोच भी नहीं सकता कि यहाँ आखिर हुआ क्या है। उसे अचानक पीठ पर सर्दी महसूस होती है, क्योंकि वे मुड़े हुए सीट और रेलिंग किसी इंसानी ताकत से नहीं बने हो सकते। ज्यादा समय नहीं बीता, तीनों फावाड़ी के घर वापस पहुंचते हैं। हुआन को पता चलता है कि उसका दोस्त ये जगह छोड़ने की तैयारी कर रहा है, और वो हैरानी से पूछता है, क्या तुम यहाँ बचाव दल का इंतजार नहीं कर रहे थे? फावाड़ी तुरंत समझाता है कि उसे ब्राजील से एक रेडियो सिग्नल मिला था, जहाँ भी जहरीली बल्ब का हमला हुआ है। जाहिर है ये आपदा ज़्यादातर देशों में फैल चुकी है, इसलिए कम समय में बचाव की उम्मीद नहीं है। और फावाड़ी को फैसला लेने का एक और कारण है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया है। ये बर्फीला तूफान सोच से कहीं ज़्यादा गंभीर है। फावाड़ी के पास समुद्र के बीच एक द्वीप पर संपत्ति है, और वो सबको वहाँ शरण लेने के लिए ले जाने का फैसला करता है। लेकिन हुआन साथ जाने का इरादा नहीं रखता। उसे किसी भी हाल में पहले अपनी बेटी को ढूंढना है। अनजाने में रात हो जाती है। हुआन को लूटने वाला दंपत्ति एक पेट्रोल पंप पर पहुंचता है। आदमी गालियां बकता हुआ कार से उतरकर पेट्रोल भरने लगता है। तभी उसे टैंक के पीछे से सरसराहट की आवाज़ सुनाई देती है। वो टॉर्च उठाकर वहां रोशनी करता है। किरणों में एक डरावनी काली छाया दिखाई देती है। कार के अंदर की औरत को दूर से आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये उसके साथी की शरारत है, लेकिन अगले ही पल कार पर जोरदार हमला होता है। वो बर्फ पर फिसलती हुई कुछ दूरी तय करने के बाद सीधी खाई में गिर जाती है। अगली सुबह फावाड़ी और उसके साथी द्वीप की यात्रा के लिए सामान तैयार कर रहे होते हैं, और हुआन अकेले ही अपनी बेटी की तलाश में निकल चुका होता है। उसने संचार विभाग के रिकॉर्ड में सारा के घर का पता खोजा था। बेटी चाहे जीवित हो या मर चुकी हो, उसे व्यक्तिगत रूप से वहां जाना होगा। अचानक पीछे से एक कार आती है। चला रहा है उसका दोस्त फावाड़ी। वो बर्फीले तूफान के कारण 38 साल की दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहता, और हुआन की बेटी को ढूंढने में मदद करके एक साथ द्वीप जाने का फैसला करता है। एक भौतिकी विज्ञानी के रूप में उसने जहरीली बर्फ के बनने का कारण ढूंढ निकाला है। ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र एक अदृश्य ढाल की तरह है, जो पृथ्वी को घेरने वाले रेडियोधर्मी कणों को रोकते हैं। अब ध्रुवीय चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गए हैं, तो रेडियोधर्मी कण बर्फ के कणों की सतह से चिपक जाएंगे और घातक खतरा पैदा करेंगे। दोनों बातें करते हुए गाड़ी चलाते हैं। ज्यादा देर नहीं बीती कि कार रुक जाती है। एक फ्लाईओवर के नीचे बड़ी संख्या में कबाड़ की हुई कारें जमा हैं, जिन्होंने शहर में जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया है। दोनों देर तक वहां खड़े रहते हैं। ये स्पष्ट है कि ये काम इंसान नहीं कर सकते। हुआन मलबे के बीच एक जलती हुई लाइट वाली कार देखता है और उस तक पहुंचने के लिए रेंगना शुरू करता है। तभी कुछ सैनिकों से भरी सैन्य वाहन आती है। हुआन और फावाड़ी उत्सुकता से आगे बढ़ते हैं। एक सैनिक बताता है कि सरकार द्वारा बनाया गया मेफ्लावर शिविर हर जगह बचाव कार्य कर रहा है, और दोनों को सलाह देता है कि बेहतर होगा कि वे इधर उधर ना भटकें। हुआन के मन में कई शंकाएं हैं। वो फावाड़ी को इशारा करता है कि वो उसका पीछा करे, ताकि देख सके कि सेना वास्तव में क्या कर रही है। एक सुरंग से गुजरने के बाद सैनिक अचानक रुक जाते हैं। हुआन और भी करीब जाना चाहता है, लेकिन अचानक वे सैनिक बंदूकें उठाकर फायरिंग शुरू कर देते हैं। फावाड़ी तुरंत पीछे हट जाता है। फ्लाईओवर पर खड़ी कारें बिना किसी सहारे के उड़ने लगती हैं। पता चलता है कि सैनिकों का निशाना हुआन दोनों नहीं थे। अगले ही पल उनकी कार पर जोरदार प्रहार होता है और वो सीधी सड़क के किनारे एक मरम्मत की दुकान पर जा गिरती है। और तब वे विशाल कीड़े अपने डरावने दांत दिखाते हैं। अपने कठोर खोल की मदद से वे तेजी से सैनिकों के पास पहुंचते हैं, लेकिन उन पर हमला नहीं करते, बल्कि उन्हें किसी पुलाव की पोटली की तरह लपेट लेते हैं। दूसरी ओर हुआन और फावाड़ी तेजी से मरम्मत की दुकान की छत पर चढ़ जाते हैं। उनका दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है। हुआन मानसिक रूप से तैयार होने के बावजूद इस राक्षस से डर के पसीने पसीने हो जाता है। जब बाहर की लड़ाई की आवाज पूरी तरह बंद हो जाती है, तो हुआन को कोई जीवित व्यक्ति नहीं दिखता, यहाँ तक कि एक भी लाश नहीं मिलती। वहां से एक मानक राइफल उठाकर दोनों बर्फीली सड़क पर चल पड़ते हैं। नगर पालिका चौक के बीच में वे कई ब्लैक बॉल देखते हैं जो ड्रमों से बने हुए हैं। तभी पास से आवाज आती है। हुआन इमारत के कोने में छिप जाता है और एक विशाल कीड़े को लाश घसीटते हुए एक छिपे हुए गड्ढे में घुसते देखता है। दोनों की सांसें रुक जाती हैं। वे उस इलाके से जल्द भागना चाहते हैं। फावाड़ी का पैर फिसलता है और वो सड़क के किनारे पड़े एक तेल के ड्रम से टकरा जाता है। गड्ढे से घिसटने की आवाज आती है और वो विशाल कीड़ा बिजली की तेजी से बाहर आ जाता है। हुआन लगातार कई गोलियां चलाता है, लेकिन राक्षस की रफ्तार कम नहीं होती, बल्कि वो और करीब आ जाता है।
हुआन सांस रोककर उसके सिर पर गोली चलाता है जहां कवच नहीं है, लेकिन दोनों के पास खुश होने का मौका नहीं मिलता क्योंकि उनके नीचे की जमीन जोर से हिलने लगती है और बड़ी संख्या में विशाल कीड़े दौड़े चले आते हैं। निराशा में हुआन किसी को हाथ हिलाते हुए देखता है और वे कीड़े उनका पीछा नहीं करते बल्कि उस मरे हुए राक्षस की लाश को खाने के लिए आपस में झगड़ने लगते हैं। हुआन और फावाड़ी तेजी से भागते हैं, बर्फ पर पड़े पैरों के निशानों का पीछा करते हुए एक घंटाघर के सामने पहुंचते हैं। मोटा लोहे का दरवाजा बंद है। जब वे लगभग मुसीबत में फंस चुके होते हैं तो आकाश से एक मोलोटॉव कॉकटेल गिरता है जिसकी तेज आग कीड़ों के हमले को रोक देती है। हुआन और फावाड़ी संकेत का पालन करते हुए साइड के दरवाजे से घंटाघर के अंदर प्रवेश करते हैं। सर्पिल सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए वे जल्द ही घंटाघर की सबसे ऊपरी मंजिल पर एक गुप्त कमरे में पहुंचते हैं। यहाँ कई बचे लोग जमा हैं। नेता पागल भाई बहुत परिचित सा लगता है। हुआन को लगता है कि उसे कहीं देखा है। वह उत्सुक है कि ये विशाल कीड़े आखिर आए कहाँ से हैं। एक बूढ़ा आदमी आकाश की तरफ इशारा करता है। ऊपर जाकर देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। हुआन सीढ़ियों से चढ़कर छत पर पहुंचता है और उसकी नजरें जम जाती हैं। बादलों के बीच से अनगिनत आग के गोले उल्का पिंडों की तरह गुजर रहे हैं और हर लैंडिंग पॉइंट कीड़ों के एक अड्डे में बदल जाता है। इस क्षण तक हुआन को एहसास होता है कि ये प्राकृतिक आपदा जैसी जहरीली बर्फ वास्तव में एक एलियन आक्रमणकारी द्वारा सोची समझी गई प्रारंभिक चोट है जिसका उद्देश्य कीड़ों की सेना के लिए रास्ता साफ करना है। हुआन अकेला टावर की छत पर खड़ा है। रात के अंधेरे में बार बार लाल उल्का पिंड चमकते हैं जो उसकी खून से सनी आंखों में परावर्तित होते हैं। हुआन जानता है कि हर चमक का मतलब है कि उसकी बेटी के जीवित बचने की उम्मीद एक और कम हो गई है। वह यहाँ के बचे लोगों को जल्द से जल्द निकल जाने के लिए मनाने लगता है क्योंकि ये कीड़े दीवारों पर चढ़ने में माहिर हैं और देर सवेर यहाँ हमला करेंगे। सभी को ये बात समझ में आती है, लेकिन नेता पागल भाई स्थानांतरित होने के लिए उपयुक्त नहीं है। अंत में हुआन के अनुरोध पर पागल भाई अन्य बचे लोगों को जाने देता है और खुद टावर की रखवाली करने के लिए रुक जाता है। सामान पैक करने के बाद सभी लोग रात के अंधेरे में सड़कों पर सावधानी से चलते हैं। ऐसा लगता है कि वे राक्षस भी कभी कभी झपकी लेते हैं। अगर ज्यादा शोर न किया जाए तो सुरक्षित पार किया जा सकता है। हुआन सभी को मेफ्लावर शिविर के बारे में बताता है। वे वहां सेना से मिलने जाने की योजना बनाते हैं। कबाड़ की हुई कारों से बंद फ्लाईओवर के नीचे पहुंचकर एक बचा हुआ व्यक्ति हथौड़ा निकालकर दीवार तोड़ना शुरू कर देता है। उसे पता है कि यहाँ एक बंद सुरंग है जो सीधे फ्लाईओवर के दूसरी तरफ जाती है। जैसे जैसे रात धीरे धीरे सफेद होने लगती है, हुआन का मन और बेचैन हो जाता है। भाग्य से वह छिपी हुई सुरंग तोड़ दी गई है। सभी लोग उसमें घुसने के लिए होड़ करते हैं, लेकिन तभी वे कीड़े भी भोजन की तलाश में बाहर आ जाते हैं। हुआन एक माँ और बच्चे की देखभाल करते हुए एक बस में फंस जाता है। वो साफ देखता है कि विशाल कीड़े कुछ मीटर दूर मंडरा रहे हैं। उनमें से एक अचानक रुक जाता है और अपनी मूंछें बस की तरफ घुमाता है। ठीक इसी नाजुक समय पर आकाश में गूंजती हुई गहरी घंटे की आवाज सुनाई देती है। ये पागल भाई है जो टावर पर खड़ा पागलों की तरह घंटा बजा रहा है। सभी कीड़े तुरंत दिशा बदलकर ज्वार की तरह घंटा घर की तरफ भागने लगते हैं। बस के अंदर हुआन राहत की सांस लेता है। वे अन्य बचे लोगों के साथ सुरंग से सुरक्षित निकल जाता है। शहर में प्रवेश करने से पहले हुआन ने मलबे में से एक ऐसी कार ढूंढी थी जो स्टार्ट हो सकती थी। अब वो काम आती है। दूसरी ओर कीड़ों का झुंड घंटा घर के अंदर घुस चुका है। पागल भाई और उसके साथी पहले ही हर जगह ईंधन फैला चुके हैं। उन नफरत करने लायक रेंगने वाले कीड़ों को देखकर बूढ़ा आदमी अपनी जलती हुई सिगरेट हवा में फेंक देता है। इसी बीच हुआन और दूसरों ने उस कार को नीचे उतार दिया है, लेकिन उससे हुई आवाज से कीड़ों का एक और झुंड आ जाता है। हुआन गोलियां चलाते हुए बचे लोगों को कार में बैठने के लिए कवर देता है, लेकिन कीड़े और ज्यादा होते जाते हैं। एक विशाल विज्ञापन बोर्ड फ्लाईओवर से गिरता है, मानो कीड़ों के हमले के लिए बिगुल बच गया हो। सौभाग्य से कार इस समय तक स्टार्ट हो चुकी होती है और वे कीड़ों को पीछे छोड़ देते हैं। खतरा टल जाने की पुष्टि होने पर सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन जलते हुए टावर को देखकर सब एकदम चुप हो जाते हैं। वे जानते हैं कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान देकर उनकी जान बचाई है। हुआन को यह दृश्य अजीब तरह से परिचित सा लगता है। उसके दिमाग में फिर से दृश्य उभर आते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि शायद सेना द्वारा बनाया गया मेफ्लावर शिविर एक और बड़े खतरे को छुपाए हुए है। ये थी द एटरनॉट की दूसरी कड़ी। पसंद करने वाले दोस्त कृपया देखते रहें। अगली कड़ी में मिलते हैं।